अपनी सहूलियत के हिसाब से हम सत्य को बिठा देते हैं। तो सत्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए? सत्यनारायण भगवान की कथा, पांचों अध्याय इसी चीज को स्थापित करते हैं। सत्य नारायण, सत्य ही नारायण। अच्छा, राजाओं के पास बहुत सारी दैत्यांगनाएं थी, दासियां हुआ करती थी। आज बहुत सारी उनको अदाएं आती थी, लेकिन वो महारानी नहीं बन सकती थी, क्योंकि महारानी अदाओं से नहीं, मर्यादाओं से बनी। क्या बात है। तो उल्कामुख नाम का राजा पतिव्रता है, रानी पतिव्रता है। दोनों पूजा कर रहे हैं और व्यापारी पूछता आप लोग क्या कर रहे हैं, और बताते हैं कि मैं सत्य को सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूं। और वहां पे व्यापारी डिसाइड करता है कि मैं भी फॉलो। वो बार बार कमिटमेंट देता है, बार बार अपने कमिटमेंट से विमुख हो जाता है। और जिसके नाते उसको सजा मिलती है। मतलब आपका शब्द ही आपका सबसे बड़ा परिचय है। पहले ऐसा लिखा होता था दुकानों के ऊपर कि ग्राहक भगवान होता है, अब वही लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमने शब्दों को प्रमाण मानना बंद कर दिया। अच्छा, एक अध्याय की आपने बात की जहां आपने बताया कि आपको बड़े बुजुर्ग के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, अपने प्रॉब्लम जब वो उनको बताए, सोल्यूशन आपको मिलेगा। अब नए जनरेशन की तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के दिन में, हमें समझता ही कौन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मैं उनके साथ सहमत हूँ, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैं उनके साथ असहमत हूँ। सर, आपके अनुसार सत्य बोलना आसान है या निभाना? निभाना आसान है, श्योर जी। लोगों को निभाना मुश्किल लगता है, आपको आसान लगता है? हाँ, सत्य निभाना आसान है। अगर आपको कृष्ण भगवान से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछना चाहेंगे? विदेश यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहता है? खराब है। जो आनंद भारतवर्ष में यात्रा करने का है, वो आनंद जगत के किसी को। भारत अपने आप में ही पूरा विश्व। अब भारत की बात कर रहे हैं तो सर, भारत को लेकर एक प्रश्न पूछती हूँ। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, आप एक कौन सी चीज करना चाहेंगे? राजा हरिश्चंद्र या तो फिर महात्मा गांधी, इसमें से किसकी परीक्षा ज्यादा कठिन थी? महात्मा गांधी ने परीक्षा दी है, ऐसा हमने इतिहास में कहीं पढ़ा नहीं। हम गुजराती में कहते हैं कि सगवड़ियों થઈ ગયો છે। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम सत्य को बिठा देते हैं। तो सत्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए? सत्यनारायण भगवान की कथा, पांचों अध्याय इसी चीज को स्थापित करता है। सत्य नारायण, सत्य ही नारायण है। अच्छा, आप पांचों अध्याय देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं। पहला अध्याय है सत्यनारायण भगवान की कथा कि समाज के जितने भी ऋषि मुनि हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, जो एलिट मास है, दे सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। विचार क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। विचार कर रहे हैं कि समाज में जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो पीछे रह गए, जो वंचित हैं, उनके जीवन में हम अच्छा कैसे कर पाए, इसके ऊपर हम सब लोगों को मिल करके कोई सोल्यूशन, कोई फॉर्मूला निकालना। कार्य क्या है? जो समाज में एलिट मास, उसका दायित्व सत्यनारायण भगवान का कथा का अध्याय नंबर 1 कहता है कि यदि आप 2 कदम भी आगे चले गए हैं तो आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि जो पीछे छूट गया उसको भी आगे कैसे एलिवेट किया जाए, उसके ऊपर चिंतन करना ही सत्य है। क्या बात। मैं आगे निकल गया, अब बाकी हमेशा पीछे ही रहे, कुचले ही रहे, ये सत्यनारायण भगवान की कथा इसका विरोध कर। वो कहता है कि मैं अगर खुश हूं तो 10 को और मैं कैसे खुश रखूं, और उसको खुश कैसे रखें। सबको बुलाएं, साथ में प्रसाद ग्रहण करें, साथ में बैठें, बातें करें, कीर्तन करें, पूजा करें, हर महीने 2 बार करें, अपने परिवार के आसपास के लोगों को इकट्ठा करें। क्या है ये है एक दूसरे के साथ जुड़ना। सत्य ये है। सत्य ये है कि आप अपनी कोई भी समस्या है, अध्याय नंबर 2 में किसी बड़े बूढ़े से आप शेयर करें, बिना किसी लाग लपेट के, खुले मन से। दरिद्र ब्राह्मण ने खुले मन से वृद्ध ब्राह्मण से बताया। सत्य ये है कि आप अपनी समस्याओं को बड़े बूढ़ों से बताएं, आपसे अगर कुछ गलती हो रही तो भी बताएं, समाधान मिलेगा। और अगर आप समाधान मिला और उसको लेकर के आप सफल हुए तो अपने पास तक ना रखें, लकड़हारे को भी बताएं, लोगों में शेयर करें। ये सत्य है, ताकि उसका भी जीवन बेहतर। एक व्यापारी है, अपनी बड़ी नाव लेकर के जा रहा है अध्याय 3 में, और देखता है कि एक राजा है, आयन उल्कामुख नाम, और अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ तट पे बैठ करके पूजा कर। वहां पे देखिएगा ध्यान से, दोनों पत्नी व्रता एंड पतिव्रता, राजा और रानी। आजकल बहुत सारे चलता है कि रील बनते हैं जी। राजाओं के पास बहुत सारी दैत्यांगनाएं थी, दासियां हुआ करती थी। आज बहुत सारी उनको अदाएं आती थी, लेकिन वो महारानी नहीं बन सकती थी, क्योंकि महारानी अदाओं से नहीं, मर्यादाओं से बनी। क्या बात है। तो उल्कामुख नाम का राजा पतिव्रता है, रानी पतिव्रता है। दोनों पूजा कर रहे हैं और व्यापारी पूछता आप लोग क्या कर रहे हैं, और बताते हैं कि मैं सत्य को सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। और वहां पे व्यापारी डिसाइड करता है कि मैं भी फॉलो। वो बार बार कमिटमेंट देता है, बार बार अपने कमिटमेंट से विमुख हो जाता है, और जिसके नाते उसको सजा मिलती है। मतलब आपका शब्द ही आपका सबसे बड़ा परिचय है। मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, एक कागज पे लिख करके देते हैं कि इस व्यक्ति ने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, इस व्यक्ति ने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की। अगर शब्दों का महत्व ही खत्म हो जाए तो कोई क्यों मानेगा कि यूनिवर्सिटी ने डिग्री दिया, हम क्यों मान लें। आपके पास 500 रुपए की नोट है, मैं वैल्यू ही ना मानू 500 की, तो नोट की वैल्यू खत्म हो जाती है। शब्द ही नारायण, इसीलिए अक्षरधाम कहा जाता है। सत्य हमारा शब्द, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द हमारा परिचय है। अब पूरे सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ें और व्यवस्थित देखते हैं तो पूरी कथा में जब अंतिम अध्याय में आता तो उसमें एक
राजा है और वो जंगल में शिकार खेलने जाता है। हाँ। थकने के बाद एक पेड़ के नीचे आके बैठता है, देखता हूँ कि कुछ बच्चे जो है सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, ग्वाले। इसको होता मैं राजा हूँ, मैं इनके पास क्यों जाऊंगा, प्रसाद नहीं लेते। प्रसाद नहीं लेता। वापस आता है, राजपाट नष्ट हो गया। उसको उसके राज ज्योतिषी बताते हैं कि आपने कोई गलती की है, आप करेक्ट करिए। राजा वापस अपनी गलती को करेक्ट करने आता है, ग्वालों के साथ बैठता है, कथा सुनता है, प्रसाद ग्रहण करता है, उसका राजपाट वापस प्राप्त हो जाता है। मैनेजमेंट क्या व्यक्ति है, मैनेजमेंट में हम क्या बता, वॉचमैन से लेकर चेयरमैन तक हर कोई उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका अपना जेडी है। तो राजा मैं तब तक हूँ जब तक मेरी प्रजा है। तो अगर मेरी प्रजा का मैं सम्मान न करूंगा, उनके साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं, उनके साथ मैं सुख दुख न शेयर करूंगा, तो मेरा उत्थान न होगा। तो सत्य का मतलब है कि लगातार अनवरत चिंतन करना कि कैसे मैं अपने शब्दों पर खरा उतरूं। वचन दिया है तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पहले ऐसा लिखा होता था दुकानों के ऊपर कि ग्राहक भगवान होता है, अब वही लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलेंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमने शब्दों को प्रमाण मानना बंद कर दिया, या तो कम कर दिया। अपने शब्दों पे हम खरे उतरना शुरू कर दें। हमने जो वचन दिया है उसको हम मानने लगे। हमारे आसपास के हर एक व्यक्ति के उत्थान के बारे में हम सोचें। हमारे पास कोई भी अगर खुशी का मौका है तो उन खुशियों को आसपास के लोगों को बुला करके, मिल करके हम उनसे साथ हम उत्सव के फॉर्म में हम उसको मनाएं। ये सारी चीज़ें एक तरह से परिवार में, समाज में सत्य को स्थापित। और इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा मात्र हम कलावती, लीलावती और प्रसाद में समेट कर ना छोड़ दें, इसको हम शब्दशः समझने की कोशिश करें। सबसे इकोनॉमिकल पार्टी दुनिया में कोई है ना, सबसे इकोनॉमिकल पार्टी तो सत्यनारायण भगवान की कथा। थोड़ी सी चरणामृत, थोड़ा सा दही एंड साकर वाला पंचामृत, छोटा सा प्रसाद, उसमें आप जितना फ्रूट डाल सको वो, एक केले का पत्ता, भगवान। इससे इकोनॉमिकल कौन सी पार्टी हो सकती है बताइए? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। और पूरे गांव को इकट्ठा करके पार्टी दे सकते हैं। जी जी जी। और उसमें जो लिखा है कि आप प्रसाद लिए बगैर अगर जाओगे तो मतलब आपको पाप लगेगा या फिर आपको दंड होगा। तो इसका भी अभी जो भावार्थ आप मुझे समझा रहे हैं उससे मुझे समझ में आ रहा है कि प्रसाद लेने का मतलब है कि इसमें से जो सीख आपको मिल रही है, अगर वो सीख आप लिए बगैर जा रहे हो, अगर उसको आप फिर अपने जीवन में नहीं उतारते तो मतलब ही नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा। तो पूरी जो कथा है वो वेस्ट हो गई जी, आपका समय भी वेस्ट हो गया और कथा करने का जो पर्पस है, पर्पस कहीं ना कहीं पर जाकर डिफीट हो गया। सही समझ रहे हो सर? बिल्कुल। अच्छा, एक अध्याय की आपने बात की जहां आपने बताया कि आपको बड़े बुजुर्ग के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स है वो उनको बताए, सोल्यूशन आपको मिलेगा। अब नए जनरेशन की तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के दिन में उनके हिसाब से वो यही है कि हमें समझता ही कौन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मैं उनके साथ सहमत हूँ, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं उनके साथ असहमत हूँ। जो एक जनरेशन गैप की बात आती है या फिर जो एक थॉट प्रोसेस की बात आती है कि अलग अलग जनरेशन है, उनकी जो विचारधारा है वो अलग है। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली सर एक गुजराती में मूवी आया है जो मूवी का शीर्षक है मम्मी तने नहीं समझाए, है ना। तो मतलब अभी तो ये मतलब माँ बच्चों की बात हो रही है कि जो माँ मतलब बड़ा किए वो भी नहीं समझ सकती बच्चों को, तो बुजुर्ग तक तो कहाँ हम पहुंच गए। तो ये जो जनरेशन गैप है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पोलराइजेशन फैमिलीज में हो रहा है, तो बावजूद इसके क्या आपको लगता है कि अगर जनरेशन आकर बैठेगी, बातें करेगी एक दूसरे के साथ, तो जब वो वहां से उठकर जा रही है तो सोल्यूशन लेकर जाएगी या फिर झगड़ा और कलेश लेकर जाएगी? देखिए, इस प्रश्न के लिए मैं बहुत ही सही व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैंने बचपन 9वीं तक, 9th स्टैंडर्ड तक अपने बाबा ईया, हमारे पूर्वांचल में उसको बाबा और ईया कहते हैं, जिसको आप लोग दादा और दादी कहते हैं, उनके साथ बिताई है। और लगभग रोज शाम को 25 से 40 जितने बूढ़े लोग मेरे आसपास होते थे, जब मेरी उम्र लगभग 10 से 12 के आस। तो आप एक कह सकते हैं कि मैं जब 10 साल का था तब मैं 90 साल के लोगों के साथ बैठता था। जी जी। तो जब मैं इस उम्र में आया हूं तो अगर मैं टोटल ऐड करूं तो लगभग 140-150 साल के आसपास का अनुभव मेरे आसपास में है। बहुत बढ़िया। और इन अनुभवों का मैं आपको सारांश देना चाहूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हमेशा बड़े बूढ़े ही बच्चों को क्यों समझें, बच्चे बड़े बूढ़ों को क्यों समझने को तैयार। जी, मैं 2 छोटे-छोटे इंसिडेंसेस आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बड़े ही वास्तविकता पर आधारित है जी। एक केस है रिसेंटली उत्तर प्रदेश की है कि दोनों बच्चे यूएस में सेटल्ड थे, अच्छा एजुकेशन लेकर के, दे वर लिविंग गुड लाइफ। पिता डिफेंस के वन ऑफ द विंग में, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। आई वाज एट गुड पोजीशन एंड रिटायर होने के बाद उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में परिवार बढ़िया सा मकान बना करके पति पत्नी दोनों रहते थे। किसी कारण से पत्नी बीमार पड़ी और उनकी स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। यूएस से छोटा बेटा आया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा
बड़े भैया नहीं आए तुम्हारे, और बड़े बेटे के मुंह से निकल गया कि भैया ने कहा है कि मम्मी में तुम चले जाओ और पिताजी में मैं चला। सुनने के बाद पिताजी एक आध मिनट के लिए चुप रहे, फिर थोड़ी बार घर में गए और कुछ मिनट के बाद सबको एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई और पिता ने खुद को गोली मार दी। एक पत्र उन्होंने लिखा था, वो पत्र था बड़े बेटे के, और पत्र था कि बेटा तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि मेरी अंतिम क्रिया में मेरे दोनों संतान सम्मिलित, पर तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुम मेरे में आने वाले और तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी माँ में। मैंने जीवन पर्यंत तुम्हारे माँ की सारी इच्छाएं पूरी, उनके मृत्यु के बाद में इच्छा पूरी क्यों, अब मैं चाहूंगा कि तुम आ जाओ ताकि तुम दोनों तुम्हारी माँ की अंतिम क्रिया। ये संतानें अपने माता पिता को कब समझ। एक रिसेंट केस आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये केस है कि दोनों संतानें अब्रोड में सेटल थी, अच्छा एजुकेशन लेकर के। माता पिता दोनों भारतवर्ष के एक शहर में रहते थे। अच्छा, बोथ ऑफ देम वर वेल टू डू, अच्छा परिवार था, अच्छा घर बनाया था, बढ़िया से लाइफ चल रही। पिता को पार्किंसन की बीमारी हो गई, शरीर कांपने लगा, बोलना बंद सा हो गया। वो क्या बोलते थे किसी को समझ में नहीं आता था, शरीर पूरी उनके कंट्रोल से बियॉन्ड चली गई। न खा सकते थे, नहा सकते थे, मतलब उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं थी। पत्नी ने साल भर सेवा की कोशिश की, एंड चूंकि वो बाजार जा नहीं सकती थी क्योंकि पति की सेवा करनी थी, तो ऑनलाइन चीजें मंगानी शुरू की। धीरे धीरे आसपास की दुकानों से सामान। देवर ऑफ 50-51 के आसपास की उम्र उसमें रही। 62 साल की उम्र में एक दिन पड़ोसियों को लगा कि 2-3 दिन से घर खुला नहीं, तो पुलिस को बुलाया गया, दरवाजे तोड़े गए, दोनों की हत्या। फिर पाया गया, सीसीटीवी से देखा गया तो पड़ोस की किराना की दुकान थी, प्रोविजन स्टोर, वहाँ पे कुछ 35 साल का लड़का था, उसने दोनों की। फिर उसको पकड़ने के बाद पूरी केस ऐसी निकली कि जो पत्नी थी 51 ईयर की, जब बीमारी हुई उनके पति को, तो उसके साल भर के बाद तो ऑनलाइन सामान मंगाती थी, तो धीरे धीरे उनका लगाव उस दुकान वाले लड़के से हो, एंड दे एंटर्ड इनटू रिलेशन। पति को पता तो चलता था पर कुछ कर नहीं सकते थे, ना उनकी जबान चलती थी, ना शरीर चलती थी, और ये 10 साल उन्होंने झेला और संतानों को समय नहीं मिला 10 साल में आकर के माता पिता का हाल देख। एक दिन ये दोनों लोग घर में ही थे, दुकान वो प्रोविजन स्टोर वाला और पत्नी, और उसके पति को गुस्सा आया, किसी तरह से हिलते डुलते वो गए और लड़के को उन्होंने कुछ मारने की कोशिश की, उसने धक्का मारा, ये गिर गए और मर गए। पत्नी को लगा कि पति को मार दिया मुझे भी मार देगा, तो उन्होंने भी अटैक करने की कोशिश की दुकान वाले पे, तो उसने उनको भी मार दिया। इस समय मात्र बच्चों को ही समझे पेरेंट्स से जरूरी नहीं, मुझे लगता है इट्स वाइस वर्सा। जितने अकेले बच्चे हैं उतने ही अकेले पेरेंट्स भी हैं। समय आ चुका है कि दोनों को एक दूसरे को समझ, दोनों को एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा। इस डिजिटल वर्ल्ड में आप घर पर आते हैं और आप मोबाइल फोन में खोए हुए हैं, आप घर पर आए हैं आप टीवी में खोए हुए हैं, आप घर पे आए लैपटॉप में खोए हुए, आप आते ही सामान रखे, आप अपने मित्रों के साथ पार्टी में चले गए, आपको छुट्टियां होते ही वीकेंड मनाने, पिकनिक मनाने चले जाना है अपने नियरर डियरर जो भी लोग। पेरेंट्स हमेशा प्रतीक्षा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, कि परिवारों को जानता हूं, जिनके पीछे पेरेंट्स ने अपने पीएफ की, अपनी पूरे जीवन की कमाई, ग्रेचुटी, सारा पैसा लगा दिया ताकि वो कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, वहां पे अपना लाइफ सेट, लोन लेकर के पेरेंट्स ने भेजा है। वहां जाने के बाद इन लोगों ने रिटर्न होकर के पैसे लौट देना तो दूर की बात है, वो लोन लौटाने की भी कोशिश नहीं की। माँ बाप इस समय भिखारियों जैसी जिंदगी जीने के लिए बाध्य हो चुके। मैं ये कहता हूँ कि एक तरफा संबंध नहीं होता है, संबंध हमेशा दोनों तरफ। कोई भी बच्चा एक्सपेक्ट करने के पहले ये सोचे कि वो दे क्या रहा है। जब तक हम देंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। इट्स नेवर वन साइडेड, इट्स टू साइडेड। मैं हर एक यूथ को, हर एक युवा को हाथ जोड़ के निवेदन करूं, आप कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले ये देखो कि आप दे क्या। आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपको लोग समझ क्यों नहीं रहे, पर पहले ये देखिए कि आप किसी को समझने के लिए तैयार हो क्या। हम प्रकृति से ले रहे हैं तो हम प्रकृति को दे रहे हैं क्या। एक पेड़ माँ के नाम हमने अभी एक योजना शुरू की, क्यों शुरू की। हम सारी रिसोर्सेस उपयोग कर रहे हैं पर हम वापस लौट करके कुछ देने को तैयार नहीं है। हमको देना हो, हम देंगे तो कुछ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब तक मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तब तक रिटर्न्स नहीं आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट में ही नहीं है तो रिटर्न्स कहां से मिलेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। सो फर्स्टली लेट्स इन्वेस्ट। चाहे वो इमोशन हो, चाहे फीलिंग हो, चाहे प्यार हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे किसी भी तरह की चीज पर हम इन्वेस्ट करें, डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेगा। जो हम इन्वेस्ट करेंगे वही रिटर्न्स में मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खूब सारा प्यार अपने परिवार के लोगों के पीछे लगाएं, उनमें डालें। ब्रांड हमारे साथ नहीं चलेगा। ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड पहन के घूम रहे हो नहीं, जीवन में कहीं काम नहीं आएगा। जीवन में काम आएगा स्वास्थ्य के पीछे जो आपने एनर्जी खर्च की है, वो माता पिता, परिवार, भाई बहन, रिश्तेदार, इनके पीछे जो आपने एनर्जी खर्च की है वो आपको काम। बॉलीवुड एंड टेलीविजन ने एक ही काम किया है, बड़ी संजीदगी से किया है कि कैसे संबंधों को तोड़ा जाए, माँ बाप के रिलेशन को कैसे तोड़ा जाए, पुत्र माँ के संबंध को कैसे तोड़ा जाए, भाभी भाइयों से हम कैसे दूर हो जाए। आप पूरे रामायण में पढ़ें, पूरे रामायण में भाभी और देवर का संबंध देखें कितना स्ट्रांग है। आप पूरे महाभारत में आप परिवार के संबंधों को देखें कितना स्ट्रांग है। हमारा टेलीविजन रोज सिखाता है हर कोई बेवफा है, हर कोई चीट कर रहा है, भाई हमारा चीटर है, वो हमको मार रहा है, वो हमको काट रहा है। जो काम आप कोविड में जाकर के देखें, हमारे आसपास वही खड़े थे जी, जो हमारे और अपने तो अपने होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, परिवार संभालो, परिवार के हर सदस्य के पीछे खूब सारा समय खर्च करो, खूब प्यार दो, आपको भी मिलेगा, मैं विश्वास के साथ। बहुत बढ़िया सर। और आपने इन्वेस्ट करने की बात की तो
यहाँ पर मैं भी अपने सारे श्रोता को बता दूं कि आज इस एपिसोड में जो अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाला है, वो यहाँ से इतना कुछ पवन जी के पास से सीख कर जाने वाला है, समझ कर जाने वाला है कि बस बात मत पूछे। इसके पहले कि हम आपको जाने की अनुमति दें, पवन जी, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है हमारी शो की, जहाँ पर हम हमारे गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर प्ले करते हैं। रैपिड फायर नाम से ही समझ में आएगा कि सबसे पहले आपके दिमाग में जो भी चीज़ आती है आपको वो बतानी है, ज़्यादा सोचने का आपको समय नहीं मिलेगा। जबकि ये मुझे भी पता है कि आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं, पर जो नियम है वो बताना मेरा कर्तव्य है, मैं आपको बताती हूँ। तो आप अनुमति दें तो हम रैपिड फायर राउंड शुरू कर सकते हैं सर? ओके, ठीक है। तो जी शुरू करते हैं। सर, आपके अनुसार सत्य बोलना आसान है या निभाना? निभाना आसान है, श्योर? जी। लोगों को निभाना मुश्किल लगता है, आपको आसान लगता है सर? हाँ, सत्य निभाना आसान है। बोलने के लिए आपको बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। निभाने के लिए आपके पास पेशेंस चाहिए। तो अगर आप पेशेंस आप डेवलप कर सकते हैं, हिम्मत डेवलप करना कठिन होता है, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत समय लगता है हिम्मत बिल्ड करने। क्या बात है सर, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया। अगर आपको कृष्ण भगवान से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछना चाहेंगे? मुझे उनसे उनके मुस्कुराहट के पीछे का कारण जानना है। कभी भी मैंने भगवान कृष्ण की किसी भी मूर्ति को देखा है या किसी भी, चाहे हमने ग्रंथों में पढ़ा है, उनके चेहरे पे हमेशा एक जो उत्साह रहा है, जो जी मुस्कुराहट रही है, कहाँ से ये एनर्जी आती है? क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहना हर एक परिस्थिति में बड़ा कठिन है। कीपिंग दैट स्माइल ऑलवेज एंड कैरी दैट स्माइल ऑन फेस, वो राज पता चल जाए तो हम भी हमेशा मुस्कुराते हैं। जी, और वो मोमेंट तो हम सर कभी नहीं भूल सकते कि जब वो राधा से बिछड़ रहे हैं, उनकी आंखें नम है पर उनके होठ पर तो फिर भी मुस्कुराहट ही रहती है। बिल्कुल सही सर। इतिहास का कौन सा राजा है जो आपका रोल मॉडल रहेगा सर? हर राजा मेरे लिए बहुत रोल मॉडल है, लेकिन भगवान राम मेरे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि मात्र वो रोल मॉडल नहीं है, उन्होंने अपनी प्रजा को समझने की हमेशा प्रेरणा। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है उसमें भगवान राम को मैं मानूंगा कि वन ऑफ दी फाइनेस्ट किंग एवर वी हैव प्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री। फैंटास्टिक सर, एक किताब जो हर युवा को पढ़नी चाहिए? मैं बहुत सारी किताबों के नाम बोलना चाहूँगा, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहूँगा भगवत गीता से। श्रीमद् भगवत गीता ये एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें आपको हर चीज़ सीखने को मिलती है। लेकिन सेकंड किताब मैं बुक बोलना चाहूँगा हर एक यूथ को, द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, एक अच्छी किताब। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा द 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन की बहुत अच्छी किताब है फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, वन शुड डेफिनेटली रीड इट। जो लोग इस समय 60 पार हो चुके हैं उनके लिए है डिटैच टू अट्रैक्ट, एक बहुत अच्छी किताब है। ये बहुत काम की है, और बुढ़ापा आपको अच्छे से जीना है तो एक बहुत ही अच्छी किताब। हर एक गुजराती को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मानवीय निभावाई जरूर पढ़ें। ये किताब नहीं है, एक जीवन है, और हर एक गुजराती को पढ़ना चाहिए। जिनको भी हिंदी पढ़ने आता है मैं उनको चाहूँगा राग दरबारी आप पढ़ें, श्रीलाल शुक्ल, बहुत अच्छी व्यंग्य की किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है, हर व्यक्ति को पढ़ना। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे महाभारत महाकाव्य, रामायण या महाभारत हो, चाहे पुराण है, चाहे उपनिषद है, को पढ़ते हैं तो फिर तो और कुछ चाहिए नहीं। अगर कोई करेक्टर जानना है, हर एक जो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो 6 से लेकर 9 तक हैं, नचिकेता को जरूर पढ़ें। किसी चीज़ को जानने का जो जोश और उत्साह है, नचिकेता एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, हर व्यक्ति को पढ़ें। क्या बात है सर, आपने तो सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर परोस दिया सर, क्या बात है। गुरुकुल सिस्टम या मॉडर्न एजुकेशन, आप किसे चुनेंगे? गुरुकुल सिस्टम मेरी प्रायोरिटी है, और अब तो IITs भी उसको फॉलो करने जा रही हैं। लेटेस्ट अभी जो डिसीजन आया, गुरुकुल मॉडल से जो पढ़ करके आए हैं उनको भी IITs में प्रवेश मिल सकेगा, ऐसा अभी रिसेंटली मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखा है। गुरुकुल हमको प्रकृति के साथ जीना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमें कहीं ना कहीं प्रकृति के विरुद्ध लेके जा। गुरुकुल सिस्टम आप पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, मॉडर्न एजुकेशन में आप AC में पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे प्रकृति के साथ जो लेकर के जाए, प्रकृति के समानांतर लोग जो लेकर के जाए, उसी एजुकेशन को स्वीकार करना एक बुद्धिमत्ता होगी। इसलिए मैं गुरुकुल परंपरा को पसंद। सर, अभी तो पेरेंट्स पहले ये देखते हैं कि स्कूल में AC है, सेंट्रलाइज AC है कि नहीं, बाद में सोचते हैं बच्चे को यहाँ रखना है कि नहीं रखना है। 3 शब्दों में अगर आपके जीवन मंत्र को बताया जाए? इट्स जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। सफलता एक मिथ है, भ्रम है, यात्रा एकमात्र सत्य। लगातार यात्रा करिए, उसी में सफल। और ये आप बिल्कुल फॉलो भी करते हैं सर? जी। अच्छा, यात्रा की बात निकली है तो सर विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं। विदेश यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहता है? खराब। जो आनंद भारतवर्ष में यात्रा करने का है, वो आनंद जगत के किसी को नहीं। भारत अपने आप में ही पूरा विश्व है। आप भारत के गांव-गांव जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि हर गांव के पास इतना रिच हिस्ट्री और इतना हेरिटेज है,
और इतना प्यार है, इतना स्नेह है। दुनिया के किसी कोने में ये सब चीज़ें आपको यात्रा करनी है, भारतवर्ष की यात्रा करें, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, मेघालय से लेकर के और लद्दाख तक, गुजरात से लेकर के आप देश के कोने कोने में ट्रैवल करें। मुझे लगता है कि 2-4 जन्म कम पड़ जाएगा मात्र भारतवर्ष ट्रैवल। क्या बात। अब भारत की बात कर रहे हैं तो सर भारत को लेकर एक प्रश्न पूछती हूँ। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, आप एक कौन-सी चीज़ करना चाहें? जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल सही हैं और जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर पाएँ तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यस, यदि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो जो मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि भारत के गाँव को हम शहरों से ज़्यादा शक्तिशाली बनाएँ, क्योंकि भारत जीवित है गाँव के नाते, बिल्कुल। भारत है गाँव के नाते, भारत की पहचान गाँव के नाते। तो गाँव को शहरों से ज़्यादा सुविधाएं मिलने का अधिकार है। गाँव रहेंगे तो भारत रहेगा, गाँव रहेंगे तो भारत का इतिहास सुरक्षित है, गाँव हैं तो दुनिया है। मेरा मानना है गाँव के लिए मैं पूरी तिजोरी खाली कर दूँ। सर बजट में भी हम देख रहे हैं कि जो रूरल इंडिया, रूरल डेवलपमेंट पर सरकार काम शुरू तो कर दिया है, पर हाँ, काम अभी बाकी तो बहुत कुछ है। बिल्कुल सर। युवाओं का आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती आज का युवा क्या कर रहा है? युवाओं से गलती नहीं है, गलती हमारी पीढ़ी ने की है। युवा सिर्फ उसको कंटिन्यू कर। मैं युवाओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि जो गलतियाँ आपके पेरेंट्स की पीढ़ी ने की, मतलब मेरी पीढ़ी ने की है, उसको आगे मत। हमारी गलती थी कि हमने चाहे अनचाहे वीकेंड के नाम पे जो पार्टियाँ शुरू की हैं, लीकर और अनेकों तरह के नशाखोरी, इसको बंद करवाओ। अगर आपके भी घर में पेरेंट्स पार्टियाँ करते हैं, उसको बंद करवाओ। शाम पूजा करने, कीर्तन करने के लिए, आत्मचिंतन करने, परिवार के साथ बैठने के लिए, परिवार के साथ भोजन करने के लिए, परिवार के साथ सुख दुख शेयर करने के लिए, ढेर सारी यादें ताज़ी करने के लिए है। वीकेंड पे बैठो, पूरे वीक की सारी बातें करो, वीकेंड पार्टियां। ये हमारी पीढ़ी ने शुरू की थी। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इसको बंद करो। हमारी पीढ़ी ने ये धूम्रपान और अनेकों चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी पीढ़ी को क्षमा करो और इस नशाखोरी को बंद कर दो, जीरो कर दो। हमारी पीढ़ी के पास सड़कें नहीं थी जब हम कॉलेज पास करके आए। हमारे पास 2 लेन हाईवे, गाड़ियाँ नहीं थी, मुश्किल से 3-4 वेरिएंट गाड़ियाँ थी। इस समय सैकड़ों वेरिएंट कारों की हैं। हमने 14 लेन हाईवेज बना दिए, सब बना दिए। लेकिन हमारी पीढ़ी ने गलती की, हम ट्रैफिक रूल्स अप्लाई करने में फेल रहे। क्षमा करो हमारी गलती। मैं चाहता हूँ ट्रैफिक रूल एस्टेब्लिश करो। इस देश को इतना प्यारा बनाओ कि हर व्यक्ति ट्रैफिक रूल का पालन करे, ताकि ये हर घंटे जो 28 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं भारत सरकार के डेटा के हिसाब से, इनका जीवन, देश एक नई प्रगति की तरफ जाए। मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये देश के पास, लोगों के पास खाने की अनाज नहीं था। आज से एक पीढ़ी पहले, मेरी पहले वाली जो पीढ़ी थी, 2 टाइम खाना नसीब नहीं हुआ। मेरी पीढ़ी ने ग्रीन रेवोल्यूशन ला करके इतना अनाज कर दिया कि हम नंबर 1 है अभी मिल्क प्रोडक्शन में, नंबर 2 है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, वेजिटेबल में, फ्रूट में। उसकी वैल्यू कर। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं नसीब हो, और हमारे यहाँ बच्चे केक मुंह पे पोत रहे हैं, आधी थाली छोड़ देते हैं, खाने का अनादर करते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हमने भोजन उगाया, हमने अनाज उगाया, पर अनाज की वैल्यू कराना आपको हम भूल गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अनाज की वैल्यू करो, उसको रिस्पेक्ट। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी गलती है कि हमने डिजिटलाइजेशन स्वीकार किया, पर उसके साथ में हम ये बताना भूल गए कि डिजिटलाइजेशन का सदुपयोग क्या होता है, मोबाइल फ़ोन का सदुपयोग क्या है। मोबाइल फ़ोन, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पे सोशल मीडिया जिस तरह से भारत में पागलों की तरह उपयोग होता है, उससे दुनिया में लोग उपयोग करते हैं। हम पागल हो जाते हैं किसी भी चीज़ को पाते हैं तो। पहले किसी भी चीज़ के आप साइड इफ़ेक्ट्स को देख। मोबाइल फ़ोन आप रखो, आप आईफ़ोन रखो, आप कोई भी फ़ोन रखो, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, पर पहले जानो कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उससे पैसा कैसे कमाएँ। मैंने अगर 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदा तो साल भर में उस मोबाइल से मैं 1 लाख रुपए कमाऊँ कैसे? अगर मैंने 25,000 का मोबाइल खरीदा तो साल भर में उससे मैं 50,000 रुपया कमाऊँ कैसे? उससे रिटर्न, आरओआई ढूँढो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ढूँढो तरीका। 50,000 का मोबाइल खरीद करके 50,000 रुपए का और हमने इंटरनेट यूज़ कर डाला, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। डोंट बी कंज्यूमर। आप एक बिज़नेस माइंड से सोचो। कोई भी टेक्नोलॉजी खरीदो, आप एसी खरीदो, मुझे उसके विरुद्ध नहीं हूँ, पर उसका उपयोग करो। उससे कैसे मैं और बेहतर जीवन को लेकर के जाऊँ, उपयोगिता पे आओ, बी कॉमर्स। भारतवर्ष को दुनिया के शिखर पर ले जाने का एकमात्र तरीका है स्वस्थ शरीर। इसलिए हमारे देश की सरकार चाहती है कि हम स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करें, पर उसके लिए पहले बाहर निकलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में हम दुनिया में कहीं खड़े नहीं है। एक मुश्किल से क्रिकेट है, उसमें कभी कोई गलती से 1-2 हम कप जीत जाए। ओलंपिक्स में कहीं है ही नहीं, मुश्किल से 2 या 3 गोल्ड मेडल हम जीते हैं अभी तक, हमारे पास गोल्ड ही नहीं है, और हम 2036 में मेजबानी करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, खेलो, वीडियो गेम मत खेलो, मोबाइल गेम मत खेलो, एक्चुअल गेम खेलो। जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज करो, चलो दौड़ो, एक्सरसाइज करो, खूब सारे दोस्त बनाओ, खूब सारे। मैं लोगों को बहुत बार बोलता हूँ कि आपने अपनी आंख से जितने लोग नहीं देखे होंगे उतने मेरे दोस्त, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा वर्ष। खूब दोस्त बनाओ, उनसे खूब सारी बातें करो। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। बस जितनी मैंने बातें की, अगर इसको हमने कर लिया। क्या बात है सर, क्या बात है।
अगर आपको इतिहास में जाकर कोई एक घटना बदलने का मौका मिले, आप कौन-सी घटना बदलना चाहें? महाराणा सांगा ने जो लड़ाई लड़ी थी खांडवा वाली, उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा रिसर्च और कर लेना चाहिए। इब्राहिम लोदी और आक्रांता बाबर के बीच में जो लड़ाई हुई, देश में अनेकों आतंकवादी आए, उसमें से एक आतंकवादी बाबर भी था। तो जब बाबर अपनी आतंकवादियों की सेना लेकर के आया, उस समय इब्राहिम लोदी नहीं समझ पाए क्योंकि उनके पास डेटा नहीं था और 1 लाख की सेना होने के बावजूद भी बाबर के सामने हार गए। लेकिन खांडवा की लड़ाई जब लड़ी गई, महाराणा सांगा ने जब लड़ी, तो उनके पास कहीं न कहीं रिसर्च का समय रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो खांडवा की लड़ाई के पहले आतंकवादियों के लड़ने के पैटर्न को एनालिसिस थोड़ी-सी अगर की गई होती और खांडवा की लड़ाई यदि हम जीत गए होते, हमारे पक्ष में आया हो, शायद भारत इस समय किसी और मुकाम पे खड़ा। क्या बात है! और मुझे लगता है कि वो थोड़ी रिसर्च और होनी चाहिए थी। बाकी हमारी बहादुरी में, हमारे लोगों में, हमारे राजपूतों में, हमारे सैनिकों में कोई क्षमता या किसी भी तरह कभी की नहीं। कोई कमी। रिसर्च बहुत ज़रूरी है। भारतीयों को रिसर्च पे खूब सारा काम करना चाहिए। इतिहास में हम जब भी लड़ाइयाँ हमारे पक्ष में नहीं आई हैं, शायद रिसर्च ही उसका एक कारण था कि हमने रिसर्च थोड़ा, आज भी हम कहीं पीछे हैं तो हम रिसर्च नहीं करते रिसर्च हैं। में ही है सर। हाँ। मैं आपके साथ एब्सोल्युटली 100% यहाँ पर एग्री करूँगी। इवन कॉर्पोरेट्स में हम काफ़ी बार मौका मिलता है कॉर्पोरेट्स के साथ हमें काम करने के लिए। सर आज की तारीख में भी ये देखा जाता है कि जो रिसर्च के लिए बजट है, ना के बराबर होता है क्योंकि रखना है, कंपल्सरी है। इसलिए एक डिपार्टमेंट बनाकर रख दिया जिसका नाम R&D, पर उसमें कितना आप रिसर्च कर रहे हो? हार्डली। खूब रिसर्च करें। हर रिसर्च विद्यार्थी को मैं चाहता हूँ खूब रिसर्च करो। जहाँ भी जाओ रिसर्च करो। आप डीमार्ट जाओ रिसर्च करो। देखो डीमार्ट में कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो भारत के मैन्युफैक्चर हैं, कितने विदेश के हैं। जो विदेश के हैं वही हमारा मार्केट। तो क्या हम बना करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं? रिसर्च ही भविष्य है भारतवर्ष का और भारत सरकार चाहती है कि रिसर्च की जी। तरफ हम जाएँ। तो रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर कि आपके हिसाब से राजा हरीशचंद्र या तो फिर महात्मा गांधी, इसमें से किसकी परीक्षा ज़्यादा कठिन थी? महात्मा गांधी ने परीक्षा दी है, ऐसा मैंने इतिहास में कहीं पढ़ा नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने परीक्षाएँ दी थी। सो डेफ़िनिटली राजा हरिश्चंद्र के सामने महात्मा गांधी की तुलना कहीं दूर-दूर तक नहीं हो। राजा हरिश्चंद्र राजा और उन्होंने एक सपने में देख लिया कि भई हमने दान कर दिया है और दान कर कोई तुलना मतलब दूर-दूर तक कोई तुलना संभव नहीं है। सत्यवादी एक ही हो सकता है। सत्यवादी एक ही हैं और वो महाराजा हरिश्चंद्र हैं। उनका दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं। इवन राजा युधिष्ठिर को भी आप नहीं कर सकते क्योंकि जिस स्तर तक महाराजा हरिश्चंद्र हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई उनके दूर-दूर तक आस-पास है। आप कल्पना करिए कि आपके खुद के पुत्र की अंतिम क्रिया करनी है, आपकी खुद की पत्नी सामने खड़ी है और उससे भी आप फ़ी माँग रहे हैं। किस लेवल पे उस व्यक्ति की अपनी प्रामाणिकता रही हो। और वो फ़ी में अपने नाम का ही लगाया हुआ मंगलसूत्र आपको लेना है। नहीं, तुलना नहीं। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे से आपने रैपिड फायर राउंड जो है वो भी अच्छे से आपने क्लियर कर दिया। कांग्रेचुलेशंस। और जो रिचनेस सर जो आप ये आज हमारे एपिसोड में प्रार्थनास पीओवी में लेकर आए हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये खजाना जो आज इस एपिसोड में से निकलेगा वो आप करोड़ों रुपया भी देकर खरीदना चाहो तो आपको नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको प्रार्थना पीओवी का डॉक्टर पवन द्विवेदी के साथ का एपिसोड देखना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। ये रिचनेस लाने के लिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हम आशा रखते हैं कि आपको भी उतना ही आनंद आया होगा जितना हमें यहाँ आपको बुलाकर आया है। थैंक यू और सो मच। बहुत अच्छे मैसेजेस आपने यूथ के लिए दिए हैं। तो सारी युवा पीढ़ियों से यही गुजारिश रहेगी कि इसको हो सके उतना शेयर कीजिए, आपके अड़ोस-पड़ोस, आपके सारे मित्र के साथ इसको शेयर कीजिए क्योंकि गुड न्यूज़ एंड गुड थॉट नीड्स टू बी शेयर्ड।